अच्छा जी, हमारा पहला एमसीक्यूज है स्पेसिफिक पेपर 2020 का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। स्पेसिफिक पेपर 2020 के जो एमसीक्यूज हैं ओ लेवल 7707 वो हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर वन एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग? टू इंटरप्रेट द डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, टू समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या होगा जी इसमें? पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। जी मुस्तफा। जी सर। जी जी। पहले का आंसर है टू अरे रिकॉर्ड। सर वो बार बार इंटर। जी, टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है सर। आप मैं अपना बंद कर दीजिएगा वॉइस, फिर चला लीजिएगा। हाँ ठीक है। व्हाट आर एसेट्स? आइटम्स दैट आर बॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय बिजनेस। आइटम्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी टर्न इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर, वो करंट एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म वाले नॉन करंट एसेट्स होते हैं। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओड बाय ए बिजनेस। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओड टू ए बिजनेस। ठीक है जी। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? सर डी होगा। जी डी आंसर है। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओड टू ए बिजनेस, यानी वो जो हम ओन करते हैं और वो जो हमें लोगों ने देने हैं वो आपके कहलाते हैं एसेट्स। Semi returned goods bought on credit from Javed. How does Javed record in his books? सेमी ने वापस की है ना, जो उसने खरीदी थी, तो जावेद कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? सर सी। जावेद करेगा सेल्स रिटर्न टू सेमी, तो बी आंसर है इसका। हाँ जावेद इसे रिकॉर्ड सही करेगा सर, सेल्स रिटर्न ठीक टू है। सेमी के नाम से। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएंगी और सेमी जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न टू सेमी के नाम से आपका आएगा। At the end of the financial year, there was a debit balance brought down on the office expense account. In which section of the statement of financial position will this be recorded? तो डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि ऑफिस एक्सपेंस है ना आपका। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस है। तो प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या होगा बेटा? करंट एसेट होगा। तो फोर का बी आंसर है, करंट एसेट सेक्शन में हमें लिखा जाएगा। फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, रेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी प्रीपेड ब्रॉट डाउन है, बैंक है। एक्रूड कैरिड डाउन दिया हुआ है। व्हाट डज द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर रिप्रेजेंट? जी क्या होगा जी? सर क्या होगा ये, वैसे मुझे खुद नहीं पता। नहीं देखिए, टी अकाउंट बना हुआ है ना, तो ये जो ऊपर रेंट अकाउंट का मतलब है ये एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ है, ये सेगमेंट इस तरफ है। उस एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ये प्रीपेड ब्रॉट डाउन है, प्रीपेड कैरिड डाउन नहीं है। एक्रूड ब्रॉट डाउन नहीं है, एक्रूड कैरिड डाउन दिया हुआ है 350। तो ये एक्रूड कैरिड डाउन जो दिया हुआ है 350 बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्या है? ये रेंट पेबल। तो ये हमारा ए आंसर है, रेंट पे। ठीक है सर। व्हाट डज द बैलेंस ऑन 31 वो रिप्रेजेंट करता है रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग, जो भी हमने पे करना है। Kareem issued an invoice, a credit note, and a receipt. What has happened? इनवाइस इशू की है उसने, फिर क्रेडिट नोट उसने जो है वो इशू की है, और फिर रिसीट उसने इशू की है। व्हाट हैज हैपेंड? करीम परचेज गुड्स एंड पेड द सप्लायर इमीडिएटली। करीम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मेड रिटर्न टू द सप्लायर एंड पेड द बैलेंस ड्यू। करीम सोल्ड गुड्स and received immediate payment from the customer. Kareem sold goods on credit, received return from the customer, and received the balance due. सर डी। जी डी। जी डी 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 फॉर डॉक्टर। डी इसका आंसर है कि करीम ने चीजें बेची हैं। इनवाइस हम इशू करते हैं जब चीजें बेचते हैं, क्रेडिट नोट तब होता है जब सेल्स रिटर्न होती है, कस्टमर ने चीजें वापस की हैं, और रिसीट का मतलब है हमने पैसे वसूल करके रसीद दे दी है कि आपके पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो डी आंसर है इसका। अ ट्रेडर परचेजेस ऑन क्रेडिट फॉर अप्रैल अमाउंटिंग टू 2000। These purchases were subject to a trade discount of 10% and also a cash discount of 5% for accounts paid within 30 days. How much was entered in the purchase journal?
याद रखिएगा, परचेज जनरल का मतलब ये है कि हमने अभी चीजें खरीदी हैं उधार पे, पेमेंट नहीं की है, तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ परचेज की एंट्री होगी और 2000 का 10%, 200 होता है, वो माइनस कर देंगे आप, 1800 से आप, हाउ मच वाज एंटर्ड इन द परचेज जनरल, बी आंसर है। व्हाट इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? जी, सर जनरल जनरल। पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा, डबल जी, जनरल जनरल इज द राइट आंसर। ठीक है। What is a trial balance? A list of balances in a business books on a certain date, a list of asset liabilities and capital of a business, a summary of all business transactions, a summary of the financial position of a business. जी, सर बी। नहीं नहीं, इसका आंसर जो है देखो, बी जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, वो तो सारे अकाउंट्स की लिस्ट होता है। समरी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो तो जनरल में रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को। समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, वो बैलेंस शीट होती है। ए आंसर है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन बिजनेस बुक्स ऑन ए सर्टेन डे। तमाम टी अकाउंट के बैलेंसेस की को हम रिकॉर्ड करते हैं एक खास डेट पर, उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। विच एरर विल बी रिवील्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस? एन अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस एज ए डेबिट एंट्री, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अ डबल एंट्री मेड यूजिंग एन इनकरेक्ट अमाउंट, a transaction completely omitted from the books. Which error will be revealed by the preparation of trial balance? इन ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा उसका। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। हाँ, बी आंसर जो है वो गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे आप, कि आप एसेट की जगह एक्सपेंस लिख देंगे। एसेट की जगह अगर आप एक्सपेंस लिख देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी डेबिट साइड पे तो अमाउंट वही रहेगी, उससे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो वो एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। वो कहता है वो बताएं एरर जो ट्रायल बैलेंस बनाने पर रिवील हो जाए, पता चल जाए। अ डबल एंट्री मेड यूजिंग एन इनकरेक्ट अमाउंट, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये भी पता नहीं चलता। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, ये एरर ऑफ ओमिशन है। इसके अलावा भी एरर है जो पता नहीं चलते, कमीशन है, रिवर्सल है। इसका आंसर है ए, क्योंकि अगर आप एक अमाउंट को डेबिट कर देंगे डबल, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी। डबल अमाउंट की वजह से डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा हो जाएगी और ट्रायल बैलेंस आपका बराबर नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने गलती की है। ट्रेसी runs a clothing store. She sold a computer with a net book value of 2000 for 1800. Cash was received, but no entries had been made in any accounts. What is the effect of correcting this error on the statement of financial position? जी, सर सी। जी बिल्कुल सही, सी आंसर है। नॉन करंट एसेट जो है वो आपके 2000 से डिक्रीज करेंगे, लेकिन आपके जो करंट एसेट्स हैं वो हमारे इंक्रीज करेंगे कितने से, 1800 से। लेकिन वो कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? तो कैश वाज रिसीव्ड बट नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन एनी अकाउंट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही होगा जो आपने बताया, सी आंसर है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1640। अब बैंक ओवरड्राफ्ट 1640 दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होगा, तो एनपी क्या होंगे प्लस, एनसी क्या होंगे माइनस। तो एट दैट डेट देयर वर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऑफ 380 एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 460। तो एनपी जो है डेबिट बैलेंस है, तो एनपी ऐड हो जाएंगे, एनसी माइनस हो जाएंगी, तो आपका कैश बुक का आंसर जो है वो आ जाएगा। 1640 में आप पहले 460 जो है वो ऐड कर लेंगे और फिर आप 380 जो है वो माइनस कर देंगे। ये 1720 आपका आ जाएगा क्रेडिट, ऑपोजिट आएगा ना, हाँ 1720। जी सर। एनपी जो है वो ऐड हो जाएंगे बैंक स्टेटमेंट के डेबिट बैलेंस में, और एनसी जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो 1720 क्रेडिट आंसर आएगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट? कंट्रोल अकाउंट में जो एंट्रीज डालते हैं उनकी सोर्स कहाँ से उठाते हैं? लेजर अकाउंट।
नहीं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से। कंट्रोल अकाउंट के अंदर एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेड फ्रॉम द सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट आर मेड फ्रॉम द टोटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टोटल से बनाई जाती है, ठीक है जी। वहां से आपने जो है वो एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट को डील करना है। 14 देखते हैं जी। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, फिर परचेज जर्नल है, परचेज रिटर्न जर्नल है, चेक पेड टू सप्लायर है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। व्हाट वाज द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च को कहते हैं जी कि कितना है। तो बनाएं इसका पीएलसी, ये पूरा बना लें इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा। सर ये जो शुरू का बैलेंस दिया हुआ है, उन्होंने ये डेबिट है या क्रेडिट है? शुरू का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है बेटा, क्योंकि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस है। बिकॉज ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है 4,000, इसमें आप जो है ये परचेजेस ऐड कर देंगे, परचेज रिटर्न चेक पेड टू सप्लायर डिस्काउंट रिसीव माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। रेयान बॉट ए कंप्यूटर कॉस्ट 800 एंड सम इंक कार्ट्रिज कॉस्ट 50 फॉर यूज इन द बिजनेस। both of these amounts were debited to purchase account. What was the effect of this error on the income statement for the year? देखिए इंक कार्ट्रिज जो है वो तो आपका एक्सपेंस ही होती है ना, लेकिन आपने उसको एक्सपेंस में लिखने की बजाय परचेजेस में लिख दिए, और कंप्यूटर को भी परचेज में बढ़ दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपकी जारी बात है ओवर सेल्स कर देगी 850 से। ठीक है जी, जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगा ना। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जो है कंप्यूटर इक्विपमेंट, computer cost 800 and some ink cartridge cost 50 for use in the business, both of them are debited to purchase account। एक आपका नीचे एक्सपेंसेस में आना था, एक नीचे एक्सपेंसेस में तो आना ही था ना, लेकिन जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है कंप्यूटर को भी आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दिया, और 50 जो एक्सपेंस था उसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दिया। तो जाहिर बात है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 850 से बढ़ जाएगी। ठीक है जी, और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कितने से, 50 से, क्योंकि इंक कार्ट्रिज जो है वो एक्सपेंस है आप, ठीक है, आपने तो ऊपर लिख दिया है वो, इंक कार्ट्रिज एक्सपेंसेस आपके अंडर स्टेट कर देंगे 50 से। तो बी आंसर है, ओवर स्टेट बाय 50 कॉस्ट ऑफ सेल्स और अंडर स्टेट बाय 50 एक्सपेंसेस। समझ आएगी बात ही कि नहीं? दोबारा बताऊं? आगे सर समझ आ गई। वेरी गुड। फिर कहता है जी, फॉर विच नॉन करंट एसेट इज द रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो बेटा लूज टूल्स होते हैं आपके, क्योंकि लूज टूल्स पर हम रिवैल्यूएशन मेथड लगाते हैं, क्योंकि उनकी जो दे कैन बी लॉस, दे कैन बी ब्रोकन, स्मॉल एसेट्स होती हैं, इसलिए मोटर व्हीकल पर, ऑफिस इक्विपमेंट पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लगाते हैं, प्लांट मशीनरी पर भी, बिल्डिंग और प्रीमियस पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। Amit depreciate his building at the rate of 2% per annum using straight line method. He bought land for 2 lakh. It cost 1,20,000 to build a warehouse on it. After 5 years, he sold the warehouse for 299,000. What was the profit or on disposal? तो लैंड आपने खरीदा 2 लाख का, बेटा लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, याद रखिएगा। इट कॉस्ट 120,000 टू बिल्ड ए वेयर हाउस ऑन इट।
तो वेयर हाउस पर जो डेप्रिसिएशन होगी, आफ्टर 5 ईयर ही सोल्ड द वेयर हाउस फॉर 299,000, तो व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल? तो 1,20,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे 2% स्ट्रेट लाइन मेथड से 5 सालों तक लेते रहेंगे। 5 साल बाद है ना, तो 1 2 3 4 5, उसके ऊपर 1,20,000 पे अगर आप निकालें 20% डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूं, तो ये आपकी आती है जी 2%, 2,400। अब जैसे कि बताया आपने कि 5 साल है, 2,400 इंटू 5 करेंगे तो 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 1,20,000 माइनस 12,000, ये आ जाएगा आपका 1,08,000, और प्लस 2 लाख, तो सेम रहेगा ना। 3,08,000 बेचा आपने कितने का है, 299,000 का, तो आपको 9,000 का लॉस हो जाएगा। तो ये आंसर है, आपको 9,000 का लॉस जो है वो इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सर लैंड, एक दफा और समझा- जी जी, लैंड तो दोनों सूरतों में सेम वैल्यू है ना उसकी, 2 लाख, तो लैंड पर डेप्शन तो होती ही नहीं, तो लैंड लैंड 2 लाख का और 2 लाख का ही हमने उसको सेल की है। लेकिन जो बिल्डिंग है वो 1,20,000 की है और बिकी कितने की, 99,000 की, लेकिन वो 1,20,000 की है नहीं ना, उस पर 5 साल 2% डेप्रिसिएशन हुई है, जो कि बनती है 12,000। तो 1,08,000 की बिल्डिंग आप 99,000 की जब सेल करेंगे, 9,000 का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है सर। Why should accrued expenses be shown in the financial statement of a business? So that correct total of current asset is shown in the statement of financial position? No. So that the total income of a period is matched against the total cost of that period. To show how much customers owe the business, to show the amount owed to credit suppliers. ठीक है जी, इसका आंसर है बी। सो दैट द टोटल इनकम ऑफ ए पीरियड इज मैच अगेंस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड। क्योंकि अगर आप अक्रूड एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो वो ऐसा एक्सपेंस है जो आपने पे तो नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस तो हो चुका है, तो आपको उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि उसको इनकम के साथ मैच करके प्रॉफिट फाइंड किया जा सके। तो इसका आंसर बी है। ए इसलिए नहीं है कि एक्रूड एक्सपेंस करंट एसेट नहीं होता, करंट लाइबिलिटी होती है, और सी जो है वो ट्रेड रिसीबल और डी ट्रेड पेबल की बात कर रहा है, तो इसलिए बी आंसर है। A trader sold goods to Zahid on credit. Zahid was unable to pay the amount owing and the balance on his account was written off. Which entries will the trader make to write off an irrecoverable debt? तो bad debts की एंट्री वो पूछ रहे हैं, लाओ भाई। सर बी। बी आंसर है, irrecoverable debts to Zahid, क्या बात कर। Sameet maintains a provision for doubtful debts at 5% of the trade receivable at the end of each financial year. On 1st January 2016, the trade receivable amounting to 3,500 and the provision for doubtful debt was 175. The income statement for the year ended 31st December was debited with $15 for the provision for doubtful debts. How much did the trade receivable owe on 31st December 2016? कितना वो ओ करता है? तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड निकालने हैं आपने। जनवरी की प्रोविजन 175 है, और इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज कितनी हो रही है, डेबिट हो रहा है ना इनकम स्टेटमेंट, तो इंक्रीज हो रही है प्रोविजन 15 से इंक्रीज करेंगे तो प्रोविजन हो जाएगी 190 की। तो अब ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन 190 की माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। वन 3,3610। अच्छा, प्रोविजन 5% है ना, तो इनकम स्टेटमेंट 34 डेबिटेड विद 15 फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। She maintains a provision of at 5% of the trade receivable at the end of each financial year. 1 जनवरी को उसके जो ट्रेड रिसीवेबल थे वो 3,500 थे और प्रोविजन 175 की थी। ठीक है जी, तो अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच डिड द ट्रेड रिसीवेबल ओ ऑन 31st दिसंबर को, जो है ना वो ट्रेड रिसीवेबल कितना वो करते हैं। ओपनिंग प्रोविजन 175 है, और इनकम स्टेटमेंट वो कह रहे हैं डेबिट हो रही है 15 से फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
जी, क्या आंसर आ जाएगा इसका? ये समझ नहीं आया, इसका कैसे निकालेंगे? ये जो सवाल है ना थोड़ा डिफरेंट है। जो आपकी प्रोविजन निकली ना 175 + 15 190 की प्रोविजन है हमारे पास इस वक्त। दैट इज इक्वल टू 5%। दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे हमारे? इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 0.05 या 5%। ये ट्रेड रिसीवेबल आपके आ जाएंगे 3800। क्योंकि साल के शुरू में 3500 है ना, और वो 5% बनती है 175। तो साल के एंड में भी ट्रेड रिसीवेबल उतने ही होंगे कि उसका 5% बनेगा 190। प्रोविजन क्योंकि 190 बन रही है तो उसका 5% निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोविजन के आंसर के बराबर जो है वो आ जाएगा। इसमें रिवर्स जाना पड़ा हमें, थोड़ा सा टेक्निकल था। विच ग्रुप कंटेन्स ओनली ट्रेडिंग बिजनेसेस? ड्राइविंग स्कूल, मोटर इंश्योरेंस एजेंसी, व्हीकल रिपेयर बिजनेस। ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मोटर पार्ट शॉप है, पेट्रोल स्टेशन और कार डीलरशिप, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। डी आंसर है। तो मोटर पार्ट्स भी आप बेचते हैं ना, खरीदते बेचते हैं। पेट्रोल स्टेशन में भी पेट्रोल आता है चले जाता है, और कार डीलरशिप में भी ऐसी ही होती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आप कर लेंगे। जीपी वाली, सेल्स रिटर्न वाली आपको आती है। हाउ इज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड? ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। सी, ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। व्हाट शुड बी एंटर्ड इन द प्रिपरेशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी आता है, ड्रॉइंग्स नहीं आती। सी आंसर है। प्रिपरेशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आता है और पार्टनर ड्राइंग जो है वो भी नहीं आती। तो ए आंसर है इसका। आंसर इज ए। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, लोन नहीं आता, वो एक्सपेंसेस में लिखते हैं, और ड्राइंग भी नहीं आती। आगे मीना एंड खान आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5%। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वर मीना खान प्रॉफिट 28,000 है। हाउ मच वाज क्रेडिटेड टू द मीनास करंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? करंट अकाउंट में मीना के क्या क्या जाएगा? एक तो बेटा प्रॉफिट का शेयर जाएगा, और उनका शेयर इक्वल है, 14,000 प्रॉफिट जाएगा। दूसरा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जाएगा मीना का 10,000 पे 5%, 500। तो वो भी क्रेडिट होना है, तो 14,000 जो है वो 14,000 तो प्रॉफिट चले क्रेडिट हो जाएगा ना, और 10,000 का 5% आता है 500। कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो कितना है? 10,000। हाँ, तो प्रॉफिट में से ना सबसे पहले बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों का माइनस करना पड़ेगा। ये इसमें जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें से आपको पहले 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस करना पड़ेगा। 5% 10,000 पे कितना आता है बेटा? 500। और 20,000 पे जो है वो 5% कितना आता है? 250। नहीं, 10,000 में 5% 500 आते हैं, और 20,000 में कितना आएगा? 5% 1,000। 1,500 आप पहले माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, यानी 28,000 माइनस 1,500 जो आएगा आपका 26,500। इसका हाफ वो एक तो मिलेगा उसको, और दूसरा उसको मिलेगा उसका इंटरेस्ट जो है 500। तो ये आपका आंसर 13,750 आ जाएगा। बी आंसर है। आप 13,750 इज द आंसर। बी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर ये आपका वो इक्विटी का पूछ रहा है, वो डिबेंचर नहीं आएंगे बेटा, बाकी सारा आ जाएगा। 2 लाख भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी का हिस्सा है। जनरल रिजर्व भी रिटेन रहेंगे। तो 245,000 सी इज द आंसर। फिर कहता है जी इशूड शेयर कैपिटल जो है वो कंसिस्ट ऑफ, 1 सितंबर को हमें दिया हुआ है, सॉरी, कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स 45,000 है। दिस हैड इंक्रीज्ड टू 75,000 ऑन 31 अगस्त। द कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट फॉर 80,000। व्हाट वाज द टोटल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर? बहुत ही आसान है। 45,000 बेटा 80,000 का प्रॉफिट आप ऐड कर लो,
तो 1,25,000 आ जाएगा, उसमें से 75,000 माइनस कर दो तो 50,000 जो है वो आपका डिविडेंड आ जाएगा कि 50,000 आपने डिविडेंड बेसिकली पे किए। सर नहीं समझ आई। 45,000 रिटेन अर्निंग पहले से पड़े हुए थे, उसमें मजीद प्रॉफिट हमने कमाया कितना, 80,000। प्रॉफिट कितना हो गया, 1,25,000। लेकिन आपके पास साल में वो कहता है प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, 75,000 आपका रिटेन अर्निंग्स है इस वक्त एट द एंड। तो 1,25 से 75 कैसे बना कि 50,000 का आपका डिविडेंड जो है वो मौजूद रहेगा। एक्यूमुलेटेड फंड वो पूछ रहा है कि हमारा कैसे निकलेगा। देयर वाज नो एक्रूल एंड प्रीपेमेंट, देयर हैड बीन नो कैपिटल और कैपिटल रिसीट्स, बट वाज द एक्यूमुलेटेड फंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में कहता है कि फंड जो है हमारा वो क्या जो है वो आएगा एट द ईयर एंड, इसने दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड फंड जो है, और वो पूछ रहे हैं हमसे स्टार्ट ऑफ द ईयर के बारे में कि एक्यूमुलेटेड फंड एट द, लेकिन याद रखिए उसमें कह रहा है एक्रूअल प्रीपेमेंट्स कोई नहीं है, ठीक है जी। और कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट भी कोई नहीं, ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड फंड एट द एंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसीट्स पेमेंट्स में से माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। वो आप एक्यूमुलेटेड फंड में से माइनस कर देंगे तो आपका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो निकल आएगा, यानी 21,600 माइनस 20,000 और माइनस 1,250, ये 350 का आता है ना सरप्लस, वो हम इसमें से 15,800 में से माइनस कर देंगे तो 15,450 आपका एक्यूमुलेटेड फंड एट द स्टार्ट आ जाएगा। सी इसका आंसर आएगा, सी। यानी आपका एक्यूमुलेटेड फंड स्टार्ट में 15,450 था, उसमें रिसीट्स ऐड की, पेमेंट माइनस की, डेप्रिसिएशन माइनस की, तो एट द एंड वाला आ गया आपके पास। A club provided the following information at the end of its financial year: rent of premises paid in advance और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स। कहाँ पे आएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट एसेट है बेटा आपका, और जो रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड इन एडवांस है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी करंट एसेट, सी आंसर है। क्यों सर, रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड इन एडवांस का मतलब है आपने प्री पेड एक्सपेंस है, आपका करंट एसेट है आपका, इसलिए। और सॉरी, रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड इन एडवांस का मतलब है कि आपने एडवांस में रिसीव कर लिया रेंट, ठीक है, वो आपकी करंट लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एक्रूड है, ठीक है जी, जो भी आपको मिलनी है, तो वो आपका करंट एसेट है। दोनों ही करंट एसेट हो सकते हैं वैसे। रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड इन एडवांस ये भी करंट एसेट हो सकता है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर ये भी करंट एसेट है आपका, तो ए आंसर है। आई एम सॉरी, ये रेंट ऑफ प्रीमिसेस एडवांस में हमें रिसीव नहीं हो रहा, हम पे कर रहे हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है करंट एसेट। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये भी आपका एक्रूड इनकम है, तो ये भी आपका करंट एसेट में ही आएगी। व्हाट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो बेटा फैक्ट्री जो रेंट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री रेंट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है आपने 31 में, बहुत आसान है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, याद आया कुछ, एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे ना 31 जुलाई को, और 75,000 माइनस 36,500 तो आएगा क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है हमने, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड होती है, ओपनिंग माइनस होता है, तो प्रॉफिट आ जाता है। जीपी निकालना है कहता है आपने, तो ये तो बहुत आसान है। रेवेन्यू दिया हुआ है 189,000, उसका 25% निकाल लेंगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, बस यही आंसर है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है, तो मार्कअप दिया हुआ है, तो बेटा मार्कअप को मार्जिन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। 25/125, 25/125 इंटू 189,000, तो आपका आंसर आ जाए। नहीं समझ आई, 189,000 रेवेन्यू है ना बेटा, तो आपको तो मार्कअप दिया हुआ है, उसको मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 189,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो 37,800, डी आंसर। डोनाल्ड रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 10 टाइम्स है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस कहता है निकालें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में पुट हो जाएगा ना आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हम करते हैं ना, जो फॉर्मूला हमारा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 1,000 प्लस 800 डिवाइड बाई 2, 900। 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी 90,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा कितनी है, 800 प्लस परचेजेस माइनस, सॉरी परचेजेस हमारी नहीं पता हमें, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है बेटा 90,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे ना इसको, इधर उधर लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका।
इजीली। इसका परचेजेस का सर 97 कहाँ से आया? बेटा फॉर्मूला होता है ना इन्वेंट्री टर्नओवर का, वो 10 टाइम्स दी हुई है, तो 10 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय कितना होगा 900। 900 वहां जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90,000 बन जाएगा। व्हाट इज द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसीबल फ्यूचर। पहला ही आंसर है। दूसरा जो है ये कौन सा है आपका, ये मैचिंग है, और तीसरा जो है वो कौन सा है, प्रूडेंस है, और चौथा जो है वो कौन सा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। Which accounting objective is being applied when financial information affect business decisions? Comparability, relevance, reliability, या understandability? Which accounting objective is being applied when financial information affects business decision? Business decision पर effect डालते हैं। तो reliability इसका आंसर है कि वो अगर reliable नहीं होंगे तो वो business decisions पर effect उसका पड़ेगा, business decision हमारे ठीक नहीं आएंगे। तो ये मैंने आपको स्पेसिफिक पेपर पूरा जो है वो हमने कर लिया है, कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है 2020 का। अब कल हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एक, और फिर परसों फिर दोबारा हम